नमस्कार दोस्तों, मैं हेमंत कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं मधुबनी स्टडी सेंटर पे। तो आज के जो सेशन में बात करेंगे दोस्तों, कल के जो सेशन में जहां तक हो गई थी वहां से आगे करेंगे दोस्तों, है कि नहीं। जो कहा जहां तक हुई थी वहां से हम आगे बात करेंगे। इससे पहले ये बता दें कि आप लोग मस्त हैं, सारा मतलब जीवन ठीक ठाक चल रहा है ना, मतलब सारा कुछ सही है ना। तो देख लीजिए और अपने हिसाब से अपने अनुसार से जीवन को जीजिए। जी एक सेकंड दोस्तों, अपने अनुसार जो है ना जीवन को मौज मस्ती से जिया कीजिए। देखिए दोस्तों, आज के सेशन में तो बहुत मजा आने वाली है, देख लेते हैं कैसे क्या है। तो इससे पहले कि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं या नहीं करते हैं वो तो हमको नहीं पता, लेकिन आप मेरे इस चैनल को जो है ना लाइक कीजिए, ठीक है क्या। देखिए, आपको अगर एप्लीकेशन पे पढ़ना है ना, हमारे एप्लीकेशन पे तो 24 आवर स्टडी सेंटर है। और यहाँ पे आपको वनडे एग्जाम की मतलब ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करवाई जाती है दोस्तों। मतलब यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट भी मिल जाएगी, और साथ ही आपको लगता है कि नहीं फ्री ऑफ कॉस्ट से नहीं हो पाएगी तो आप यहाँ के बैच जो है परचेज कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है दोस्तों। और अगर हमसे जुड़ना चाहते हैं, हम लोगों से जुड़ना चाहते हैं, तो जितनी सारी जुड़ने की व्यवस्था की गई है दोस्तों वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या डिस्क्रिप्शन में कह दे तो वहाँ व्यवस्था की गई है। और बाकी तो आप जानते हैं कि कहाँ से क्या होता है, हमसे तो बेहतर आप लोग जानते हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट किया जाए। चलिए दोस्तों स्टार्ट किया जाए। देखिए, आज के जो सेशन में हम बात करेंगे दोस्तों, आज के सेशन में क्या बात करेंगे, भारत शासन अधिनियम। इससे पहले हमने जितने भी इस अधिनियम आया था वो हम पढ़ चुके थे। और अभी से जो स्टार्ट करेंगे दोस्तों, भारत शासन अधिनियम कितना 1919 का, क्या 1900, एक सेकेंड दोस्तों, 1900 कौन सा कलर लूं भाई, बता दो, ये ले लूं, ठीक है। कल पीला यूज किया था, आज ये ले लेता हूं, ठीक है। और इतना बड़ा भाई, तो देखिए, भारत का शासन अधिनियम 1919, और इसमें हम क्या क्या प्रावधान हुई है ये सारी जानकारी आपको देने जा रहा हूं, तो इसलिए आप दिमाग खोलकर बैठ जाएं, ठीक है। चलिए बात करते हैं दोस्तों। देखिए, प्रथम बार द्वैत प्रांतों में शासन की स्थापना की गई दोस्तों। द्वैत शासन क्या होता है, द्वैत शासन जो होता है, द्वैत शासन प्रथम बार क्या गया, द्वैत प्रांतों में शासन की स्थापना की गई। और साथ ही दोस्तों प्रथम बार केंद्र और राज्यों में विषय की बंटवारा किया गया। नहीं समझे दोस्तों, क्या हुआ, अब क्या हुआ दोस्तों, देखिए, केंद्र और राज्य की केंद्र और राज्य के विषय जो होते हैं दोस्तों की बंटवारा की गई। मतलब केंद्र के पास कौन सी विषय रहेगी और राज्य के पास कौन सी विषय रहेगी, इनकी बंटवारा की गई। और किस पे कानून बनाने का, केंद्र को किस विषय पर कानून बनाने का अधिकार है और राज्य को किस विषय पर कानून बनाने का अधिकार है, ये सारी बातें की गई, इसमें बात की गई दोस्तों, ये बात गई। और साथ ही अब इसमें देखेंगे, और साथ ही क्या किया दोस्तों, केंद्र के विषय में की गई, और राज्य जो हैं उनमें भी दो प्रावधान किए, दो विषय की प्रावधान की गई। हालांकि ये तो असफल रहे, लेकिन फिर भी हमको तो जाना पड़ेगा दोस्तों। तो ये इसमें भी क्या किया गया दोस्तों, राज्य में दो विषय की प्रावधान की। पहला जो आरक्षित और दूसरा हो गया हस्तांतरित, ठीक है। पहला आरक्षित हो गया और दूसरा हस्तांतरित। अब इनको कंट्रोल कौन करेगा और इनको शासित कौन करेगा, ये देख लेते हैं दोस्तों। राज्यपाल कार्यपालिका के परिषद द्वारा शासन करेगा। कौन करेगा, कार्यपालिका के
का राज्यपाल के कार्यपालिका परिषद इनको इनके द्वारा शासन किया जाएगा, और यहाँ पे हस्तांतरित में राज्य के मंत्रियों द्वारा इनको शासन किया जाएगा। और साथ ही दोस्तों ये जो विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी नहीं होगा, और ये आरक्षित विषय जो है विधान परिषद के सदस्य या विधान परिषद इनके क्या होंगे, उत्तरदायी नहीं होंगे। लेकिन लेकिन हस्तांतरित विषय में विधान परिषद क्या होंगे, जिम्मेदारी होंगे। जिम्मेदारी का मतलब ये हुआ कोई भी अगर घटना होता है इसमें तो इनकी जिम्मेदारी मतलब उनकी इनको संभालने का काम जो होता है, जिम्मेदार कौन होगा, उत्तरदायी कौन होगा, मंत्री होंगे। और मंत्री सॉरी विधान परिषद के विधान परिषद होंगे, लेकिन इसमें आरक्षित में नहीं होंगे। ये इन सारे की प्रावधान की गई है। अगला जो बात कर ले दोस्तों, देखिए और इसमें बहुत सारे प्रावधान किए गए हैं, हम बारी बारी से उनको समझने का प्रयास करते हैं। देखिए अधिनियम द्वारा देश में प्रथम बार द्विसदनीय व्यवस्था तथा प्रत्यक्ष निर्वाचन व्यवस्था की गई। देखिए अब क्या हुआ दोस्तों, प्रथम बार भारत में जो प्रथम बार द्विसदनीय, द्विसदनीय का मतलब द्विसदनीय, द्विसदनीय का मतलब संसद सॉरी लोकसभा, लोकसभा, लोकसभा और राज्यसभा, राज्यसभा की व्यवस्था की गई, और साथ ही प्रत्यक्ष चुनाव की व्यवस्था की गई। क्या 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 की गई, प्रत्यक्ष चुनाव के। इससे पहले हम देखे थे अधिनियम में कि अप्रत्यक्ष चुनाव लाया गया था, लेकिन अब इसमें द्विसदनीय की व्यवस्था की गई और साथ ही प्रत्यक्ष चुनाव की व्यवस्था की गई। ठीक है, अगला जो है संपत्ति और शिक्षा के आधार पर सीमित संख्या में लोगों के प्रत्यक्ष और मताधिकार प्रदान किया गया। भारत में अब क्या हुआ, शिक्षा के आधार पर जो उच्च शिक्षा प्राप्त किए थे दोस्तों, जैसे जिसको बोलते थे बैरिस्टर, जो बड़े बड़े लोग थे वो तो शिक्षा ग्रहण करेंगे ही, और उन्हीं को मतदान करने का अधिकार दिया गया। और जितने भी ये लोग थे दोस्तों, जितने भी ये लोग थे बहुत पढ़े लिखे थे, समझ गए ना दोस्तों, इनको मतदान की अधिकार दिया गया। और पहली बार दोस्तों, सर्वप्रथम बार, और इसी अधिनियम 1919 के तहत दोस्तों क्या हुआ, महिलाओं को मतदान करने का अधिकार मिल गया। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, सॉरी बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों। तो पहली बार महिलाओं को कब मिला मतदान करने का अधिकार, कब मिला, 19 कितना 19 में, ठीक है, इस अधिनियम के तहत और अधिकार दिया गया। ठीक है, और अगर बात कर ले विश्व की तो न्यूजीलैंड जो है दोस्तों, न्यूजीलैंड जो है सबसे पहले 19 सितंबर 1893 में महिलाओं को मतदान करने की अधिकार दे दिया गया था। लेकिन भारत में देखते हैं दोस्तों 1919 में, कब, 1919 में मतदान करने की अधिकार मिल जाती है। ठीक है, किस भारत मतदान करने की अधिकार मिल जाती है। और देखते हैं सांप्रदायिकता निर्वाचन प्रणाली का विस्तार किया गया। जो सांप्रदायिकता है मुस्लिम के साथ एक सिख हो। अब क्या हुआ, भारतीय, ईसाई, आंग्ल भारतीय व यूरोपियों के लिए भी विधान परिषद के स्थान में आरक्षित किए गए। अब क्या हुआ दोस्तों, जितने भी मुस्लिम थे, सिख थे, फारसी थे और भारतीय ईसाई थे, उन सभी को विधान परिषद में स्थान जो है आरक्षित की गई। ठीक है, ताकि इन सबको कोई सताए ना। समझ में आ गई, धीरे धीरे जो है ना हमारा संविधान बहुत बन रहा है, नहीं बहुत बन गया है, आरक्षित कर दिया गया दोस्तों। और मतदान तो मिल ही गया। इनको देख लीजिए, देख रहे हैं, वोट ले रहे हैं, वोट दे के आई है, ये मुझे मिल गया है। कब मिला है, महिलाओं का मतदान का अधिकार 1919 में मिला है, याद रखना दोस्तों। आज सबसे पहली बार न्यूजीलैंड में मिला है। ये दो बातें याद रखना, बहुत कॉमन सी बातें हैं। चलिए अगले बात कर लेते हैं दोस्तों। और इसी भारत अधिनियम 1919 के तहत भी एक लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया। क्या किया गया, लोक सेवा आयोग प्रावधान किया गया। 1927 में गठित ली आयोग की सिफारिशों के आधार पर 1926 में सर रॉस बार्कर की अध्यक्षता में केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। देखिए
बर्कर ली होगा, क्या होगा, बर्कर ली जो है, बर्कर ली की सिफारिश पर 1927 में, बर्कर ली के सिफारिश पर 1927 में, 1923 में, 1927 में क्या हुआ, एक लोक सेवा आयोग का गठन हुआ। देखिए दोस्तों, अभी लोक सेवा आयोग कहते हैं, लेकिन सबसे जो पहले हुआ था वो हुआ था क्या, केंद्र लोक सेवा आयोग। क्या हुआ था, केंद्र लोक सेवा का गठन किया गया था। क्या किया गया था, केंद्रीय लोक, हाँ, केंद्र या केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया था। अभी तो कहते हैं ना यूपीएससी, लेकिन सबसे पहले बात करें तो सीपीएससी था। क्या था, सीपीएससी था, सेंट्रल स्तर पे था, लेकिन उनके नाम चेंज किया। आप कैसे परिवर्तन हुआ, सारे मतलब सिस्टमेटिक ढंग से आपको बताऊंगा दोस्तों। देखिए, और एक वैधानिक आयोग के गठन प्रावधान किया गया, और जिसका कार्य 10 वर्ष के बाद अधिनियम की सफलता की जांच करने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। एक वैधानिक किया गया कि समय समय पर हम क्या करेंगे, जांच करेंगे, ये सारी व्यवस्था की गई। और इसी के परिणाम स्वरूप साइमन आयोग का गठन भी 1927 में किया गया, और उसी के परिणाम देखते हुए, जांच की मतलब देखते हुए साइमन साइमन की क्या करते हैं, साइमन आयोग की गठन करते हैं। चलिए अगले बात कर लेते हैं दोस्तों। अब अगले है भारत शासन अधिनियम 1935। हमने 1919 पढ़ लिया, 1909 भी पढ़ लिया था। अब बात करते हैं भारत शासन अधिनियम। भारत शासन अधिनियम, सेम सेम कलर मिल रहा है, क्या मिल रहा है, सेम सेम कलर मिल रहा है, तो नहीं ना, चेंज तो ना करने वाले हैं हम। चलिए इसमें हम विस्तृत जानकारी देंगे। देखिए, यह एक विस्तृत अधिनियम है, इनमें बहुत सारे विस्तृत किया है, अधिनियम को बहुत विस्तृत करके देखा गया है, और इसमें कुल, ये छोड़िए सब, और विस्तृत किया है। विस्तृत इसलिए किया है कि ताकि अच्छे से उनकी जांच पड़ताल हो, और उनकी जो हुई, क्योंकि देखिए, क्योंकि इसमें जो है 70% प्रावधान किया गया, इसलिए विस्तृत हुआ। 70% प्रावधान किया गया भारतीय अधिनियम 1935 में। 1935 में जो है 70% प्रावधान किया गया, समझ सकते हैं दोस्तों। इतना अभी तक कहीं में तो 10% 12% होती थी, इसमें 70% तक प्रावधान किया गया। उसके बाद देखते हैं अब क्या क्या हुआ। भारत को फेडरेशन बनाया गया दोस्तों। भारत को, जो हम पढ़ते हैं भाग 1 में भारत राज्यों का संघ है, वही भारत जो संघ कब बना दोस्तों, 1935 में। कब बना, 1935 में। कब बना दोस्तों, 1935 में। 1900 संघ बना, क्या बना, संघ बना, 1935 में बना। भारत में एक संघात्मक सरकार की स्थापित हुई। देखिए दोस्तों, जैसे ही भारत को जैसे ही भारत को संघ बनाया गया, उसी तरह संघात्मक सरकार की व्यवस्था की गई है या नहीं, की गई, क्या, ताकि अच्छे से चल सके। और साथ ही केंद्र या राज्यों में शक्ति विभाजन किया गया, और केंद्र और राज्यों में क्या क्या केंद्र को शक्ति की दी जाएगी, और क्या क्या राज्य की शक्ति दी जाएगी, इनको विभाजित किया गया। और देखते हैं यहाँ से ना, केंद्र की शक्ति थोड़ी कमी होती है। हम जानते हैं कि केंद्र का शक्ति जो है बहुत है, लेकिन यहाँ पर क्या होती है, बंटवारा जो हो जाती है। अभी बताओ दोस्तों, आपको जो बंटवारा होगा तो शक्ति कम होगी कि नहीं, शक्ति कम तो होगी। उसी तरह से केंद्र की शक्ति आप क्या होने लगी, धीरे धीरे कम होने लगी। इनको देखते हैं आगे। अब देखते हैं, और एक फेडरेशन, एक संघीय न्यायालय की स्थापना की गई, और एक संघीय न्यायालय की व्यवस्था स्थापना की गई, और इसके अधीन संघीय कार्यपालिका का प्रावधान भी किया गया। इसमें संघ बहुत बार आ रहा है दोस्तों, मतलब संघीय भारत बना, संघीय न्यायालय की स्थापना हुआ, संघीय कार्यपालिका का स्थापना हुआ, और भारत के परिषद की समाप्ति हो गई, और संघ लोक सेवा का आयोग का गठन किया गया। इसमें तो देखिए, और संघ लोक सेवा का आयोग का गठन किया गया। हमने इससे पहले जो अधिनियम आया था दोस्तों, 19 का, जिसमें हम पढ़े थे क्या, यूपीएससी का जो आया था, मतलब भारतीय लोक सेवा आयोग का जो गठन हुई थी दोस्तों, वो क्या था, केंद्रीय लोक सेवा आयोग गठन हुआ था। लेकिन 1935 में क्या कर दिया, 1935 में इसको चेंज कर दिया, और चेंज करने पर क्या हो दिया, क्या रख दिया गया, भारतीय लोक सेवा आयोग, यूपीएससी कहते हैं। साथ ही और स्टेट के लेवल पे रखने लगे, समझ में आ गई। और दोनों को ज्वाइंट जेपीएसपी रखा गया, जो 2 राज्यों को मिलकर भी लगा सकते हैं। ये सारी बातें की प्रावधान की गई। समझ में आ रही है ना, कोई दिक्कत नहीं ना है। अगर दिक्कत होता है तो आप कमेंट बॉक्स में
कमेंट कीजिए कि हमको समझ में ना आ रहा है, आप कैसे पढ़ा रहे हैं। अगर हमारी थोड़ी भी कमियां होती है ना दोस्तों, तो आप कमेंट करें। हम कैसे जाने, हम कैसे जानेंगे कि हमारे पास कमी है नहीं है। ठीक है, अगर कुछ, हाँ ये बात तो है, मैं आपको ये बताया हूं मैं आपको ये बताया हूं कि जो चीज अगर छूट गई है तो उनको हम क्या करेंगे, जो टॉपिक वाइज जो आएगी ना क्या टेस्ट सीरीज, तो उनमें हम देख लेंगे। और उनमें भी छूट जाता है दोस्तों, उनमें छूट जाता है तो ऑल मिसलेनियस, हम ऑल टॉपिक का टेस्ट सीरीज लाएंगे, तो उनमें हम क्या करेंगे, उनको देख लेंगे। और उनमें भी छूट जाता है तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में हम उनको देख लेंगे। लेकिन अगर हमारे मतलब कमी आती है तो आप सबसे क्षमा चाहता हूं, और साथ ही उन कमियों को बताया करें ताकि हम उन कमियों को दूर करें दोस्तों। चलिए आगे की बात कर लेते हैं, अगस्त प्रस्ताव। क्या है अगस्त प्रस्ताव? बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, क्योंकि यहाँ से जो है एग्जाम के जो क्वेश्चन हैं बहुत पूछे जाते हैं, इसलिए आप अपने दिमाग में सेट कर लीजिएगा। देखिए क्या क्या प्रावधान किए गए हैं, उनको हम बारी बारी से समझते हैं। अगस्त प्रस्ताव क्या होता है दोस्तों, और इन्हीं में क्या प्रावधान क्या होती है, सारे हम बात करते हैं। देखिए सबसे पहले लॉर्ड लिनलिथनो ने, सबसे नाम ले लेते हैं लॉर्ड लिनलिथनो ने। लॉर्ड लिनलिथनो ने एक क्या करता है, माध्यम से 8 अगस्त 1940 को एक प्रस्ताव प्रस्तुत करता है, उसी को अगस्त प्रस्ताव कहते हैं। कितनी सिंपल सी बात थी। बात है कि अगस्त में प्रस्ताव प्रस्तुत किया तो नाम रख दिया इनका अगस्त प्रस्ताव। समझ गया, कौन किए, लॉर्ड लिनलिथनो ने। कौन किए, लॉर्ड लिनलिथनो ने। समझ में आ गई, बहुत सिंपल सी बात थी। देखिए, और गवर्नर जनरल की कार्यपालिका में और अधिक संख्या भारतीयों को शामिल किया जाएगा। अब बोला कि जो कार्यपालिका में है ना, वह अधिक संख्या में भारतीयों को शामिल किया जाएगा, ताकि भारतीयों के अनुरूप हो गई। और क्यों किया गया है हम सब बताते हैं आपको। और एक युद्ध सलाहकार परिषद का गठन किया गया। देखिए दोस्त, बात करें तो इस समय में क्या क्या चल रहा था, द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था। इनको भारतीयों को अपने में शामिल करवाना चाहता था। तो ये क्या रहा, ये क्या सब ला रहा है, लाभ ला रहा है, ताकि लाभ में फंस कर भारतीयों क्या करे, हमारा सपोर्ट करे। समझ गए, झुनझुना पकड़ा रहा था कि ले बच्चों झुनझुना लो और हमको थोड़ा सपोर्ट करो। ठीक है ना। लेकिन क्या हुआ, देखते हैं दोस्तों, देखें आके देखते हैं क्या क्या होता है। और बात कर ले दोस्तों, तो भारत का संविधान, और बोला गया कि जब मतलब विश्व युद्ध पर, द्वितीय विश्व युद्ध जो खत्म हो जाएगी या समाप्त हो जाएगी, उनके बाद क्या दे देंगे, संविधान बनाने का अधिकार भी दे देंगे, और साथ ही स्वराज राष्ट्र भी आपको दिया जाएगा। और ये क्या बोलता है, ये भारत है, भारत को संविधान निर्माण करने का हक है, ये बोल रहे हैं खुद ही। और ये राज कर रहे हैं, मतलब झुनझुना पकड़ा कर इनको दुलार प्यार कर रहे हैं। समझ गए ना, और ये फंस रहे हैं। तो भारत संविधान को भारतीय अपना अधिकार है, और युद्ध की समाप्ति के पर भारत उपनिवेशिक स्वराज स्थापित किया जाएगा। ये सारी बातें बोली गई। और कांग्रेस के अगस्त प्रस्ताव का विरोध किया गया, और पृथक सिद्ध करने के लिए। और देखिए, अब इसमें सबसे पहले बात कर लें तो इसमें महात्मा कांग्रेस में थे, और ने ये जो है पृथक अगस्त प्रस्ताव को विरोध तो किया गया, और इनसे युद्ध से पृथक करने के लिए क्या किया गया, व्यक्तिगत सत्याग्रह स्टार्ट किया, जिसका रूपरेखा कौन थे, महात्मा गांधी। कौन थे, महात्मा गांधी थे। कौन थे, आरंभ किया गया, सत्याग्रह आरंभ किया गया, और इसका विचारधारा से पोषक कौन थे, महात्मा गांधी। सबको पानी पिलाते थे, क्या सबको पानी पिला दिए ये दोस्तों। तो किया गया। उसके बाद देखते हैं दोस्तों, व्यक्तिगत सत्या 17 अक्टूबर 1940 को पवनार महाराष्ट्र से शुरू होता है, और शुरू किया गया। सत्याग्रह जो है, व्यक्तिगत सत्याग्रह जो है दोस्तों, वह 17 अक्टूबर से 1940 को प्रारंभ किया गया। ये सॉरी, प्रारंभ नहीं, प्रारंभ और आरंभ में बहुत अंतर है। क्या किया गया, आश्रम से शुरू किया गया। ठीक है। और इसके प्रथम सत्याग्रही जो थे, आचार्य विनोबा भावे थे। कौन थे, आचार्य विनोबा भावे थे। और जो दूसरे सत्याग्रही जो जवाहरलाल, कौन थे, जवाहरलाल नेहरू थे।
ठीक है। और इस आंदोलन की दिल्ली चलो आंदोलन भी कहा गया, क्योंकि यहां से दिल्ली चलने की भी शुरुआत बोली थी, इसलिए इनको बोला गया दिल्ली चलो। ठीक है, दिल्ली चलो आंदोलन भी कहा गया। देखिए दोस्तों, नेहरू रिपोर्ट है, इनको पढ़ेंगे, लेकिन देखा जाए तो ये हिस्ट्री का पार्ट है पूर्ण रूप से, तो आप इनको हिस्ट्री में पढ़िएगा। ठीक है, अगर हो सकता है तो हम टॉपिक वाइज जिस टाइम रिवाइज करेंगे उस टाइम बता देंगे। ठीक है, नेहरू रिपोर्ट को, और इसमें क्या क्या प्रावधान है सारे हम बता देंगे, क्या है नहीं है। ठीक है, जिस टाइम हम आपको टॉपिक वाइज करेंगे ना, इनके सदस्य थे, कौन कौन सदस्य थे, ये सारी चर्चा हम उसी टाइम कर देंगे। ठीक है, तो अभी हम बात कर लेते हैं इसके क्रिप्स मिशन का। और क्रिप्स मिशन में क्या क्या होता है, ठीक है, क्यों लाता है, हम सबको बताते। देखिए 1942 में 1942 में देखिए 11 मार्च 1942 में 11 मार्च 1942 में क्रिप्स मिशन कब होता है, 1942 में। तो 11 मार्च 1942 को क्रिप्स मिशन की घोषणा की गई। ठीक है, और की गई तो अब इसमें देखते हैं क्या क्या बातें हैं। इसमें कि ब्रिटिश प्रधानमंत्री चर्चिल चर्चिल ने सर स्टेफर्ड क्रिप्स ने नेतृत्व में एक विशिष्ट मंडल भारत 23 मार्च 1942 को भेजा गया। किसके नेतृत्व में, चर्चिल। हम चर्चिल की कहानी अगर बात करें, देखिए पहली बात है कि ये सब ना बहुत सारी बातें हैं जो यहाँ हिस्ट्री के पार्ट है, लेकिन हम आपको इतना बता दें जो पॉलिटिक्स से रिलेटेड है उनको हम बता दिए जा रहे हैं। और हिस्ट्री में जो हिस्ट्री वाले सर होंगे वो आपको अच्छे से इनके जानकारी देंगे। आप जब मॉडर्न आधुनिक जब पढ़ेंगे ना, आधुनिक भारत, उसमें ये सारी बातें बताई जाएगी। ठीक है, तो ये चर्चिल कौन थे, तो चर्चिल ब्रिटिश के प्रधानमंत्री के नेतृत्व में किया गया। अतः 30 मार्च 1942 को प्रस्तावना प्रस्तुत किए और जिसे क्रिप्स मिशन कहा नाम से जाना गया। कब किए गए, 30 मार्च 1942 को 30 मार्च 1942 को प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया और इसे क्रिप्स मिशन कहा गया। क्या कहा गया, क्रिप्स मिशन। कब इनको किसके कब क्या सिफारिश की थी दोस्तों, 11 मार्च 1942 को, और सॉरी सिफारिश मंत्री घोषणा की थी, 11 मार्च 1942 को घोषणा की थी और 23 मार्च को भेजा था और ये 30 मार्च को प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ था। ये तीन बातें आपको दिमाग में घुस जानी चाहिए। 11 मार्च को घोषणा की थी और नेतृत्व में भेजा गया था, 23 मार्च को भेजा गया था और ये 30 मार्च को क्या हुआ था, प्रस्तुत हुआ था दोस्तों। अब बात कर लेते हैं इस मिशन के अनुसार ब्रिटिश सरकार ने घोषणा की कि द्वितीय विश्व युद्ध समाप्ति होने के उपरांत एक निर्वाचन संविधान सभा स्थापना की जाएगी। और इसमें चर्चिल के नेतृत्व में क्या आता है, क्रिप्स मिशन आता है और बोला कि द्वितीय विश्व युद्ध के समाप्ति के बाद क्या होगा, द्वितीय विश्व युद्ध समाप्ति के बाद क्या होगा, निर्वाचन संविधान क्या होगा, निर्वाचन क्या होगा, एक निर्वाचन संविधान सभा की स्थापना की जाएगी। क्या की जाएगी दोस्तों, निर्वाचन संविधान सभा की स्थापना की जाएगी। ठीक है, अब देख लेते हैं। संविधान सभा में भारतीय राज्यों के प्रतिनिधि शामिल किए जाएंगे। किसके प्रतिनिधि शामिल किए जाएंगे, संविधान सभा का निर्माण होगा भाई दोस्तों। ये क्या कहेगा दोस्तों, अंग्रेज जो है, अब भारत का संविधान बन रहा है, क्या दूसरा देश बनाएगा, नहीं, भारत का प्रतिनिधि तो ऐसे भी बना था, लेकिन ये प्रावधान कर दिया है तो पढ़ना तो पड़ेगा ही दोस्तों। तो ये किया गया और युद्ध काल में भारत की प्रतिरक्षा का दायित्व ब्रिटिश सरकार का होगा। इन्हें बोला कि प्रतिरक्षा जो रक्षा का जो कार्य होगा वो हम कौन करेंगे, हम करेंगे, हम मतलब ब्रिटिश करेंगे, मतलब अंग्रेज करेंगे। ठीक है, और कांग्रेस ने प्रस्ताव का विरोध किया और इसने सभी को प्रस्ताव का विरोध किया और कांग्रेस ने विरोध किया इनका, और क्योंकि इसने भारत को टुकड़ों में बांटने का संभावना को द्वारा खोल दिए गए थे, क्योंकि ये क्या किए गए थे, भारत को टुकड़ों में बांटने का पोल जो है खोल दिए गए थे, इसलिए ने इसने विरोध किया। महात्मा गांधी जो कहते हैं इस प्रस्ताव को बाद में तिथि का चेक कहते हैं, इनको क्या कहते हैं, तिथि का चेक कहते हैं। क्रिप्स मिशन को महात्मा गांधी क्या कहते हैं, नहीं भाई ये जो है भारत को बांटने वाला था,
इसलिए इसको कहा गया तिथि का चेक है। कौन का है? महात्मा गांधी। तिथि का चेक कौन है? महात्मा गांधी। देखिए हमारे बार बार बोलने का मतलब ये हो दोस्तों कि महत्वपूर्ण हो जाती है। आपने आप लोगों की बार बार बताया कि अगर मैं 3 से 4 बार कोई भी लाइन को बोलता हूं तो वो महत्वपूर्ण रहती है दोस्तों। तो तिथि का चेक किसने कहा है? महात्मा गांधी। और पंडित जवाहरलाल नेहरू क्या कहते हैं? पंडित जवाहरलाल नेहरू कहते हैं कि टूटे हुए बैंक के नाम है, टूटे हुए बैंक के नाम है, टूटे हुए बैंक के नाम के उत्तराधिकांकित चेक है। क्या है? उत्तराधिकार, एक सेकेंड है, ठीक है, टूटे हुए उत्तर दिनांकित चेक है। और इसमें डॉक्टर पटाभी सीताराम मैया कौन कहते हैं? अगस्त प्रस्ताव के क्या कहते हैं? प्रवर्ती संस्करण है। ये प्रवर्ती संस्करण बताते हैं। कौन क्या बताते हैं? तो बताते हैं महात्मा गांधी बोलते बहुत तेज बन रहे हो तू भाई, लिए जा रहा हूं। महात्मा गांधी बोले नहीं, क्या है ये दिनांक, क्या कहते हैं? तिथि का चेक है। पंडित जवाहरलाल नेहरू जो कहते हैं दोस्तों, आलोचना कहकर इनको आलोचना करते हैं, ये सारी बात कहकर उनको आलोचना करते हैं, बुराई करते हैं। ठीक है, क्रिप्स मिशन हो गया। उसके बाद देखते हैं दोस्तों, ये फोटो आप तो इतना जानते ही होंगे, उतना तो आप बुद्धू तो हो नहीं कि फोटो को देखकर नहीं पहचानोगे, देखोगे। ठीक है, नाम से ही पता चल जाएगा, नाम आएगा तो आप समझ जाओगे कि इनका जो है, इनका एक बार बात करें तो लॉर्ड कौन है? ये लॉर्ड लिथनो हो जाएगा, सॉरी वेवेल हो जाएगा, लॉर्ड वेवेल हो जाएगा। कौन है ये? लॉर्ड वेवेल। अब आता है उसके बाद दोस्तों वेवेल योजना, 1943 में आता है। वेवेल योजना कब आता है दोस्तों? 1943 में आता है। और इसमें देखते हैं कि क्या क्या प्रावधान है दोस्तों। चलिए बात कर लेते हैं। देखिए अक्टूबर 1943 में लॉर्ड लिथनो ने के स्थान पर, लॉर्ड लिथनो के स्थान पर लॉर्ड वेवेल जो है भारत को वायसराय बनाया गया। लॉर्ड जो लिथनो के स्थान पर है, वेवेल को गवर्नर सॉरी वायसराय बनाया गया। और वेवेल ने भारत में संवैधानिक गतिरोध दूर करने तथा अनुकूल वातावरण तैयार करने के लिए एक विस्तृत योजना लेके आया। और ये बोला कि जो संवैधानिक विकास में जो कमियां आ रही है, जो गतिरोध आ रही है, उनको हम क्या करेंगे? दूर करेंगे। कौन बोले ऐसा? ऐसा बोले वेवेल। और किन के स्थान पे आए थे? तो लॉर्ड लिथनो के स्थान पे आए थे दोस्तों। ठीक है, और बताया 4 जून 1945 को ये और अनुकूल किया। और ये जो है वेवेल योजना जो है 4 जून 1945 को प्रस्तुत किए। ठीक है, जिसे वेवेल योजना कहा गया। बहुत सिंपल सी बात है, मैं एक और बता दूं तो देखिए, लिथनो के जगह पर वेवेल एक प्रस्तुत करते हैं। क्या प्रस्ताव प्रस्तुत करते हैं? कब करते हैं? 4 जून 1945 को। उसी को क्या कहते हैं? वेवेल योजना कहते हैं। और वेवेल योजना में क्या क्या है दोस्तों, वो हमने बता दी कि संवैधानिक गतिरोध को, उनको गतिरोध को क्या करना है? दूर करना है दोस्तों। चलिए, और केंद्र में अब क्या हुआ दोस्तों? केंद्र में नई कार्यपालिका परिषद का गठन किया गया। ये सब बातें जो है ना दोस्तों आप दिमाग में रखें। केंद्र में क्या हुआ? कार्यपालिका परिषद का गठन किया गया। केंद्र में क्या किया गया? कार्यपालिका परिषद का गठन किया गया। और परिषद में वायसराय तथा सैन्य प्रमुख के अतिरिक्त शेष सभी सदस्य भारतीय होंगे। और बोले कि कार्यपालिका परिषद का गठन किया गया, कार्यपालिका परिषद का गठन किया गया। और इसमें बोले कि सैन्य प्रमुख और वायसराय के अलावा अतिरिक्त जितने भी सदस्य होते हैं वह भारतीय रहेंगे। ये सारी बातें बोले गए और इसमें किए गए। सदस्य भारत होंगे और प्रतिरक्षा विभाग का वायसराय के अधीन होंगे। इससे पहले भी बताया था कि प्रतिरक्षा का वायसराय कौन होंगे? ब्रिटिश होंगे। इसमें आप बोल दिया है कि वायसराय होंगे। समझ में आ गई? चलिए बात करते हैं अगले को। और कार्यपालिका में मुस्लिम सदस्यों की संख्या हिंदुओं के बराबर होगी। और ये देखिए अब बोल दिया क्या? अब बोला कि हिंदू के सदस्य मतलब हिंदू के जो हैं जितने सदस्य हैं उनकी संख्या के बराबर मुस्लिम के भी होगी। अब देखिए बात कर लेना तो अंग्रेज जो है भारत में बोला कि अब देखिए 1857 की जो क्रांति हुई थी दोस्तों, इसमें सब क्या होते? एक हो गए थे, लगभग सब एक हो गए थे। और इन्हों को तोड़ने के लिए पृथक निर्वाचन जो लाए, समझ में आ गई? जो पृथक निर्वाचन लाए गए हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिकता को अलग कर देने के लिए।
ताकि क्या करे, हिंदुओं को वोट दे, और सिख को दे, ईसाई को दे, हिंदुओं को दे। ये सारे पृथक करना चाहते थे ताकि ये सब क्या हो, आपस में लड़ते रहें और हम शासन करते रहें। इस सब के प्रावधान तेज है तो इनको बुखार छुड़ाता है दोस्तों। चलिए बात करते हैं। कार्यपालिका परिषद का एक अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की समान होगी, ठीक है, और गवर्नर जनरल बिना कारण वीटो शक्ति का प्रयोग नहीं करेगा। देखिए दोस्तों, वीटो शक्ति, आने वाले सेशन में हम वीटो शक्ति को अच्छे से पढ़ेंगे। पहले ये जान लेते हैं कि ये जो वायसराय, गवर्नर जनरल जो है, सॉरी वायसराय नहीं, गवर्नर जनरल, और गवर्नर जनरल जो है बिना कारणवश ये वीटो शक्ति का प्रयोग नहीं करेगा। अब इससे पहले था कि वीटो का पावर जैसे तैसे कर देता था, जब मन हो इनको कर देता था, लेकिन अब क्या होगा दोस्तों, बिना कारणवश, कोई भी कारणवश वीटो शक्ति का प्रयोग नहीं करेगा। उसके बाद करें द्वितीय विश्व युद्ध के युद्धों के उपरांत भारतीय स्वयं अपना संविधान बनाएगा। अब बोला कि द्वितीय विश्व युद्ध जो समाप्त हो जाती है तो भारत अपना संविधान जो है स्वयं बनाएगा, इसकी प्रावधान की गई, ठीक है। भारत जो है अपना संविधान स्वयं बनाएगा। और भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बंदी सभी नेताओं को, भारत छोड़ो आंदोलन में ब्रिटिश जो है, अंग्रेज जो है, बहुत बंदियों को क्या कर लिए थे, कैद कर लिए थे, तो उनको क्या किया जाएगा दोस्तों, छोड़ा जाएगा। समझ में आए, छोड़ा जाएगा। और शिमला में एक सर्वदलीय सम्मेलन बुलाया जाएगा। क्या होगा, सर्वदलीय सम्मेलन बुलाया जाएगा शिमला में। क्या बोला गया कि जितने भी, मतलब भारत छोड़ो आंदोलन के तहत जितने भी बंदियों को कैद किया गया था उनको छोड़ दिया जाएगा। और साथ ही बोला कि शिमला में है, शिमला में क्या होगा, एक क्या होगा, शिमला में सम्मेलन होगा, सर्वदलीय सम्मेलन होगा, सर्वदलीय सम्मेलन होगा, बुलाया जाएगा। तो इसी पे आता है दोस्तों शिमला सम्मेलन। आप देखते हैं शिमला सम्मेलन क्या है, इसी पे क्या आता है, शिमला सम्मेलन कब होता है दोस्तों, 1945 में शिमला सम्मेलन होता है। कब होता है, 1945 में शिमला सम्मेलन होता है। और इसमें क्या क्या प्रावधान है, तो सो देखिए, 25 जून से लेकर 14 जुलाई 1945 तक शिमला सम्मेलन चलता है। और इसके मध्य में एक सर्वदलीय सम्मेलन आहूत होता है, मतलब सम्मेलन बुलाया जाता है। कितने से कितने, तो 25 जून से लेकर 14 जुलाई 1945 तक, ठीक है। और इसमें क्या क्या होता है सो देख लीजिए। सम्मेलन में कांग्रेस प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व मौलाना अब्दुल कलाम आजाद करेगा। कांग्रेस में प्रतिनिधि मंडल कौन करेगा दोस्तों, तो मौलाना अब्दुल कलाम आजाद करेंगे। कौन करेंगे, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद करेंगे। देखिए, और महात्मा गांधी ने सम्मेलन में भाग नहीं लिया। महात्मा गांधी ने सम्मेलन में भाग नहीं लिए थे। और मुस्लिम लीग यह चाहती थी, मुस्लिम लीग क्या चाहती थी कि देखिए क्या चाहते थे कि वायसराय की कार्यपालिका परिषद में नियुक्त वाले मुस्लिम सदस्यों का चयन सिर्फ वही करेगी जो वायसराय की कार्यपालिका में परिषद में नियुक्त वाले जो हैं मुस्लिम सदस्यों की चयन सिर्फ वही करेगी जिसे कांग्रेस ने अस्वीकार किया है, कांग्रेस ने अस्वीकार कर दिया है उसी को। मतलब ये देखिए मुस्लिम लीग को विभाजन थे। कांग्रेस में पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे, नेहरू रिपोर्ट में कहे गए थे कि पृथक निर्वाचन जो है न किया जाए, समझे। इसीलिए मुस्लिम लीग क्या कहते हैं, जो कांग्रेस के अस्वीकार किए गए हैं वही, जिसे कांग्रेस ने अस्वीकार किए गए हैं वही सदस्य इसमें भाग ले, ठीक है, कार्यपालिका में भाग ले। फलतः 14 जुलाई को वायसराय ने शिमला सम्मेलन को विफल कर दिया और ये सम्मेलन क्या हो जाती है, विफल हो जाती है। क्या हो जाती है दोस्तों, विफल हो जाती है। और तो विफल हो जाती है। तो आज का सेशन हम दोस्तों देखिए ये सारी इतनी सी बातें रहे। अगर बात करें दोस्तों तो ये सारी हम इनके आगे जो है हम कल से बातें करेंगे और क्या क्या प्रावधान है, कुछ विषय बस एक क्लास और चलेगी तब खत्म हो जाएगा मेरा भारत का संवैधानिक विकास, क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। उसके बाद आपको मिलेगा टॉपिक वाइज, क्या मिलेगा, टॉपिक वाइज आपको मिलेगी, टॉपिक वाइज क्या मिलेगी, एमसीक्यू क्वेश्चन मिलेगी, ठीक है। उसके बाद देखेंगे हम कि मतलब जो आपके लेवल की जो क्वेश्चन है, कौन कौन से एग्जाम है, सारी आपको बताया जाएगा। समझ में आ गए। तो आज के सेशन यहीं पे समाप्त होता है दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।